जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इतिहास लेसन 1 का MCQ लेकर के आए हैं। लेसन पाठ 1 में क्या है देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। अब देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आगे देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तब फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ आ जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता, या तो फिर इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। एक क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशा से यानी कि उसको क्या करता था, प्रोफेशनल क्या था उसका? तो वह एक नाविक था। गैरीवाल्डी क्या था? नाविक था। आगे देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत में आता है? तो यूरोप के अंतर्गत आता है। यूरोप महादेश के अंतर्गत में आता है। जैसे में हम लोग का भारत है, भारत एशिया महादेश में है। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह तुर्की के साथ हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। आगे देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इटली यहाँ पर कॉमा मारिएगा, जैसे सट गया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में माने कि ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा देश खिलाफ था यानी कि विरुद्ध था? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रिया। यही ऑस्ट्रिया का था कौन? फ्रांसीसी क्रांति में कौन? मैरी अंतोइनेट राजकुमारी थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्योंकि जल्दी मरवाएंगे टिक, क्योंकि टोटल 100 प्रश्न इसमें रहेगा। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश के। फ्रांस में किस शासन, तो वहाँ फ्रांस में क्या था? बुर्बो वंश का शासन चलता था। यूरोप वासियों ने के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान हमेशा से ज्ञान और विज्ञान के स्रोत में आगे रहा है। आगे देखिए, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये क्या था? कार्बोनोरिस से। मेजिनी का संबंध कार्बोनोरिस से संबंध था। आगे देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर देख लीजिए,
तो यहाँ पर आ जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी जाल्वेराइन। आगे देखिए, और लौह माने कि रक्त एवं लौह कहीं पर रहेगा, लौह पहले बाद में रक्त रहेगा। लौह एवं रक्त की नीति, चाहे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने बनाया था लौह एवं रक्त की नीति? तो आता है बिस्मार्क। अब भारत में लौह एवं रक्त की सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत में। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा? ओटोमन साम्राज्य माने कि ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यह यूनान को घोषित किया गया था। यूनान का राजा। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। आगे देखिए, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा, फांसी नहीं गिलोटिन पर चढ़ाया था? गिलोटिन पर चढ़ाया था कौन? कॉन्वेंस ने। कॉन्वेंस नौमा में भी पढ़ाए अच्छी तरह से। दोनों को लुई 16वां और 1789 में हुआ था। लुई 16वां और उसकी पत्नी थी कौन? ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मैरी एंटोइनेट। उसको सब गिलोटिन पर, गिलोटिन मतलब कौन? उसका मूड़ी सर से अलग कर दिया गया था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? किस संधि द्वारा आएगा? तो कुस्तुनतुनिया के संधि द्वारा। कुस्तुनतुनिया के संधि द्वारा यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। आगे देखिए, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो यहाँ पर आ जाएगा जियोवर्टी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान का। यहाँ पर सीडान है, कहीं पर सेडान रहेगा, सेडान का। निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा 1821 ईस्वी में। आगे देखिए, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ओडेसा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बार बार आता है, स्टार मारिए इसको। टीपू सुल्तान। आगे देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर मेटरनिख आ जाएगा। आ जाइए यहाँ पर 28। चार्ल्स एडवर्ड निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। आगे देखिए, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता या चाहे नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में। आगे देखिए, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो मैग्यार भाषा बोलती थी अधिकांश जनता हंगरी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। आगे देखिए, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में हुआ था। ये सब भी क्वेश्चन है ये वाला।
किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया था। बोर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांसीसी क्रांति फट से याद रहेगा आपको, फ्रांस में लुई 16वां। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रांस का आ जाएगा। आगे देखिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, सेडान। ऑप्शन से भी चलना है, कहीं पर 70 ना दे के 71 रहेगा तो लमसम में रहेगा, वही मानना पड़ेगा। ऑप्शन से भी होता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि यहाँ फ्रांस की क्रांति कहिए चाहे फ्रांसीसी क्रांति से। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का कौन था? ये चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजीनी ने किया था। इटली के स्थापना मेजीनी ने किया था। आगे देखिए, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हुई थी। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया के पराजय हुई थी। आगे देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये बहुत एग्जाम में पूछता है बार बार। लाल कुर्ती का गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। वर्साय की संधि कब हुई थी? ये भी बहुत भी आई है। वर्साय की संधि हुआ था 1919 में। 1918 नहीं दिया है वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में यही वर्साय की संधि हुआ था, तो 18 नहीं दिया है। आगे देखिए, 19 है तो लमसम में 19 मारा गया है, ठीक। आगे देखिए, मेटरनिख क्या था? मेटरनिख क्या था? मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख क्या था? प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो 1948 में मेटरनिख का पतन हो गया था। आगे देखिए, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क को देखिए, एक कूटनीतिक। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। आगे देखिए, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एक करने में, एकीकरण मतलब एक करने में कौन मनोमेन था? तो यहाँ पर आ जाएगा गैरीबाल्डी। इटली में एकीकरण करने का श्रेय गैरीबाल्डी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो ये बार बार पूछता है, ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण माने एक करने में कौन विरुद्ध था? तो ऑस्ट्रिया था। आगे देखिए, हानोई समझौता कब हुआ था? हानोई समझौता 1946 में हुआ था। हानोई समझौता 1946 में हुआ था। आगे देखिए, मेटरनिख व्यवस्था का उदय क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उदय क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, मतलब पहले वाला व्यवस्था को फिर से स्थापना करना। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिख ने कहा था। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पर ज़्यादा। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम से परेशान हो जाता है? यह मेटरनिख का वक्तव्य है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। आगे देखिए, रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है। रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है। आगे देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था?
मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। आगे देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। एक्ट माने कानून होता है और यूनियन मतलब एक संघ। किस वर्ष पारित हुआ था, बना था? तो 1707 ईस्वी में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो कौन था? तो काउंट काबूर था। आगे देखिए, काबूर कौन था? काउंट काबूर। काउंट काबूर कौन था? यह तो इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली के कौन था? मेजीनी। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजीनी। आगे देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। आगे देखिए, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो यहाँ पर्सा ने हो जाएगा। आगे देखिए, बिस्मार्क किस सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित था? तो यहाँ हीगेल आ जाएगा। बिस्मार्क जो है से बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। बिस्मार्क किस सिद्धांत की विचारधारा से यह प्रभावित था? तो हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो यहाँ पर आ जाएगा सेडान का युद्ध के युद्ध में के बाद सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसका विरोध कौन था जी? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था जर्मेनिया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। आगे देखिए, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो हीगेल दार्शनिक था। हीगेल क्या था? एक दार्शनिक था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जगह सेडान का युद्ध हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन टिक लगवाए हैं। सेल्सविग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण से है। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है। आगे देखिए, सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। हंगरी के भाषा मैग्यार था। आगे देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने। यूरोपीय राष्ट्रवाद के से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान भारत के मैसूर के शासक था। कौन? टीपू सुल्तान भारत में मैसूर का शासक था, जो वर्तमान में कर्नाटक से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो देख लिए, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ था। आगे देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। आगे देखिए, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। आगे देखिए, युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा इटली के संस्था का विकास किसने? मेजीनी ने किया था। युवा इटली, या तो फिर बोलेगा अंग्रेजी में यंग इटली।
यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गया था? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तब फ्रांस के आ जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किया था बिस्मार्क ने। आगे देखिए 79। फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? तो यह क्या था? चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने कहा था। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? वो मिक्स टाइप है, फ्रांस रहेगा। फ्रांस का शासक कौन था? तो यहाँ पर नेपोलियन 3 आ जाएगा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। कार्बोनरी है। कार्बोनरी है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का क्या है? एक संगठन है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ता जगह लुई 16वां करने हैं। लुई 16वां, लुई 1489 79 80 89 में लुई 16वां 1789 90 79 89 लुई 16वां इसमें था जी। लुई 16 ओ 1516 ठीक तो है 1516। हाँ लुई 16वां, यहाँ तो 14 हो जाएगा, ये नया गया एक तो लुई 16वां था, ये वाला हो जाएगा। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बूर्बो राजवंश से संबंध रखता था। इसका पत्नी का नाम है मेरी अंतोनेट, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। और कॉन्वेंस पार्टी ने इसको फांसी दे दिया था लुई 16वां के। आगे देखिए फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था मताधिकार जी? तो 1945 में हुआ था। कितना जी? 1945 में। आगे देखिए 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो समाजवाद का युग कहा जाता है। 19वीं सदी को समाजवाद का युग कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो फर्स्ट में तुर्की को हम पढ़वाएं ऊपर में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815। ये भी टिक लगवाया हुआ है ऊपर। आगे देखिए यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो यह मेजीनी ने किया था। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजीनी ने किया था। आगे देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की का हुआ था पराजय। आगे देखिए मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक कहाँ का? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। आगे देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। आगे देखिए किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूरा तरह से अधिकार था। आगे देखिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? ऊपर तो लॉर्ड बायरन, हम ऊपर भी टिक लगवाए हैं। लॉर्ड बायरन यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हो गया था, मर गया था।
हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? हीगेल कहाँ का था? जर्मन दार्शनिक था हीगेल। ऊपर में खाली लिखवा, ऊपर में टिक लगवाए हैं। हीगेल क्या था? तो दार्शनिक था। और यहाँ पर लिख दिया हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मन दार्शनिक था। कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन माने नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में हुई थी? तो यह इटली में हुई थी। कार्बोनरी उग्र राष्ट्रवादी संगठन है, ये नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में हुई थी? तो यह इटली में हुई थी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने कहा था कि अंग्रेजी राजा, आगे देखिए, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। आगे देखिए, चलिए एंड हो गया ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। इसको देखिएगा।